तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए फिजिक्स का काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे, जो कि पूरे सिलेबस से प्रश्न है। ठीक, देखिए ये सब टोटल प्रश्न है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। टोटल 10 प्रश्न है। टोटल 2 नंबर का प्रश्न है। बहुत ही वायरल प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। या तो परीक्षा में पूछा जा चुका है या तो परीक्षा में आएगा, इतना कंफर्म है। या तो पहले से पूछा जा चुका है, वही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बैंक का सवाल है, या तो परीक्षा में पूछा जाएगा, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, आप लोग फटाफट क्या कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को आते हैं जिम्मेदारी है, कम से कम अपने एक दोस्त के पास एक व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करिए, शेयर करिए। आप लोग जल्दी से क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कहाँ पे क्या डाउट है, कमेंट बॉक्स के किस लिए होता है, डाउट के लिए। तो क्या डाउट है, क्या नहीं समझ में आया, आप लोग डाउट पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जो भी क्लास 10 में सभी के पास शेयर कर दीजिए। तो देखिए हमारा जितना प्रश्न दिया गया है ना, हम लोग इसको कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रश्न पर चर्चा करेंगे, प्रश्न देखेंगे, फिर प्रश्न के बारे में सोचेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, प्रश्न का आंसर निकालेंगे। उसके बाद आपका ये शेड्यूल रहेगा कि 10 प्रश्न का आंसर लिख के आपको क्या करना है, भेजना होगा ग्रुप में। ठीक, आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, उस ग्रुप में आपको भेजना होगा। 10 प्रश्न का आंसर भेजना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझाएंगे। जैसे देखिए पहला प्रश्न क्या, दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, वो लगता है मॉडल पेपर में पूछा गया था। दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम लिखना है, ये क्या है। या फिर ऐसे पूछा जाता है, चुंबकीय प्रेरण के दक्षिण हस्त नियम का बारे में बताया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम होता है, यानी कि। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम बताया। किसी भी तरीके से पूछेगा तो यही दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम है। जब फिर देखिएगा ना अंगूठा दिख गया था, यानी कि अंगूठा का नियम पूछ रहा है। अंगूठा का नियम क्या कहता है, अंगूठा का नियम कहता है, यदि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा हो रहा है, धारा के दिशा की ओर अंगूठा कर देंगे, दायां हाथ का अंगूठा। देखिए इस प्रकार से आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, चालक तार है। ये हमारे पास चालक तार है। इसमें अगर मान लीजिए धारा का फ्लो हो रहा है, ऊपर नीचे से धारा दे रहे हैं, ऊपर रुके। ठीक, नीचे से ऊपर धारा का फ्लो हो रहा है, तो हम लोग इस तार को इस प्रकार से पकड़े हैं कि जो अंगूठा है दायां हाथ का अंगूठा धारा के दिशा में हो, यानी कि धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर की ओर अंगूठा हो जाएगा। तो बाकी जो अंगुलियां हैं ये क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या है, इस प्रकार से है। ठीक, यही है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, या फिर विद्युत धारा का दक्षिण हस्त नियम, अंगूठा का हस्त नियम है। ठीक, दक्षिण अंगूठा का हस्त नियम यही है कि यदि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा के दिशा में अंगूठा कर दिया जाए, दाएं हाथ का अंगूठा धारा के दिशा में होता है चालक तार में। ठीक, तो अन्य अंगुलियां जो है क्या बताया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर धारा के नीचे रुके हो तो अंगूठा नीचे को हो जाएगा, धारा नीचे रुके बाहर आया तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से हो जाएगा, उल्टा। अगर ऊपर रुके हो रहा है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से हो जाएगा दायां हाथ से। ठीक, यही क्या कहता है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, या फिर क्या बोलेंगे दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम, यही है। ठीक, तो लिखेंगे कैसे, आप लोगों को क्या करना है, कॉपी में लिख के भेजना है। आप लोग वादा कीजिए, आपको पक्का लिख के भेजना है आंसर। कैसे लिखना है कि लिखेंगे कि और लिखने वाले नहीं है यहाँ पे बोर्ड पे, क्योंकि बोर्ड पे लिखने में ज़्यादा टाइम पास हो जाएगा। आपको ज़्यादातर समझाने पर फोकस करेंगे, लिख के आपको भेजना है। लिखेंगे कि दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार को दाएं हाथ से अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में हो, तो अन्य अंगुलियां, हाथ की अन्य अंगुलियां क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उस तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो फटाफट क्या कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त के पास। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है कि फ्यूज तार के 3 मुख्य विशेषताओं के लिखे। चलिए इसको हम लोग लिख के बताते हैं। फ्यूज तार जो हम लोग शॉर्ट सर्किट से बचाता है, फ्यूज होता है, फ्यूज, उस फ्यूज के तार का 3 मुख्य विशेषताओं को लिखना है। ठीक, तो पहला क्या होता है, फ्यूज के तार का पहला विशेषता होता है कि इसका गलनांक बहुत कम हो जाता है, तुरंत गल जाता है। ठीक, जैसे अति भारण या लघु पतन शॉर्ट सर्किट होता है, गल जाता है पूरा घर में सर्किट बचाने के लिए। ठीक, पूरा उपकरण को बचाने के लिए। तो क्या हुआ, सबसे पहली बात इसका गलनांक कम होता है। दूसरा विशेषता होता है इसका प्रतिरोध उच्च होता है। तीसरा विशेषता क्या है, अति भारण और लघु पतन से उपकरण की सुरक्षा करता है। ठीक, अति भारण और लघु पतन से उपकरण की सुरक्षा करता है। यही 3 विशेषता है। आपको लिख देते हैं, लिख के समझाते हैं। देखिए फ्यूज तार के 3 विशेषताएं कौन कौन है। पहला देखिए, पहला विशेषता यह है कि इसका जो गलनांक है, क्या होता है, ज्यादा, उच्च गलनांक कुछ होता है। आपको परीक्षा में इसी प्रकार से लिखिएगा कि फ्यूज तार के निम्नलिखित 3 विशेषताएं हैं। पहला लिखिएगा गलनांक उच्च होता है। दूसरा विशेषता क्या है, प्रतिरोध निम्न होता है। सॉरी, गलनांक उच्च नहीं, निम्न होता है, बहुत कम होता है गलनांक। ठीक, तुरंत गल जाता है, निम्न।
गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। गलनांक निम्न होता है। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक, याद रखिएगा, प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक निम्न होता है। तीसरा, अतिभारण और लघुपतन से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, सुरक्षा करता है। अतिभारण लघुपतन से उपकरणों की सुरक्षा करता है। यही इसका 3 विशेषता है। ठीक, आप लोग समझ जाइएगा, लिख लीजिएगा। ठीक, आपको लिख के सभी 10 का प्रश्न आकर भेजना है। ठीक, कॉपी में लिख। अगला प्रश्न है, समझ गए ना क्या है 3 विशेषताएं? पहला, इसका गलनांक बहुत कम होता है। दूसरा, इसका प्रतिरोध का प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। और यह अतिभारण और लघुपतन से उपकरण की सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है कि पशु के गोबर और जीव अवशिष्ट से बायोगैस प्राप्त करने को क्या लाभ है? ठीक, कह रहा है कि पशु के गोबर और जीव अवशिष्ट से बायोगैस प्राप्त करने के क्या लाभ है? ठीक, तो प्रश्न पढ़ लें। पहले समझिए कि बायोगैस क्या है। जो पशु का गोबर होता है ना, गोबर गाय भैंस का जो पशु होता है, भेड़ बकरी, इस सभी का गोबर से एक बायोगैस संयंत्र से मीथेन गैस, मतलब कई प्रकार गैस निकलता है, जिससे ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि बायोगैस, पशु गोबर और जीव अपशिष्ट बायोगैस प्राप्त करने के क्या लाभ है, इसे करने का क्या लाभ है, बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का क्या लाभ है। ठीक, पहला लाभ क्या है देखिए, आपको बताते हैं। 3 लाभ लिखना है कम से कम। पहला लाभ कि नवीकरणीय है, अगर खत्म हो जाएगा गैस तुरंत आ जाएगा, दूसरा पशु का गोबर आ जाएगा। पहला क्या होगा, ये नवीकरणीय होता है। इससे जो ईंधन प्राप्त होता है बायोगैस संयंत्र से, वो क्या होता है, नवीकरणीय होता है। लेकिन कोयला अनवीकरणीय होता है। कोयला एक जगह खत्म हो गया तो फिर दोबारा उसे नहीं मिल सकता है। आइए कि गोबर खत्म हो गया तो दूसरा गोबर आ जाएगा। ठीक, तो पहला क्या हो गया, नवीकरणीय होता है। दूसरा है, यह पर्यावरण के अनुकूल होता है। यह जो है बायोगैस संयंत्र पर्यावरण के अनुकूल होता है। इससे कोई भी किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है, अधिक जिसमें कोयला जलाने से प्रदूषण फैलता है। यह पर्यावरण के अनुकूल होता है। ठीक, तीसरा क्या हो गया इसका विशेषता कि कचरे का अच्छा तरीके से प्रबंधन करता है। ठीक, कचरे का संयुक्त प्रबंधन करता है। पहला क्या हो गया, ध्यान से सुनिए, आपको यह 3 को लिख देना है कि बायोगैस संयंत्र से निम्नलिखित लाभ है। परीक्षा में पूछेगा तो पहला लिखिएगा कि यह नवीकरणीय होता है, या इससे जो ईंधन प्राप्त होता है वो नवीकरणीय होता है। दूसरा क्या हो गया, इससे कचरे का सही तरीके से प्रबंधन किया जाता है। और तीसरा, यह पर्यावरण के अनुकूल होता है, पर्यावरण को कोई हानि नहीं होता है इससे। ठीक, लिख लीजिएगा इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? ठीक, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, इसका कारण भी लिख दीजिएगा, क्यों नहीं किया जाता लिखिएगा कि घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका 3 कारण लिखेगा कि निम्नलिखित कारण से नहीं किया जाता है। पहला क्या है, पहला है कि यदि श्रेणी क्रम समूहन का उपयोग किया जाएगा तो एक उपकरण को खराब होने पर पूरा बल्ब, पूरा जो श्रेणी होगा ना, बुझ जाएगा। अगर एक उपकरण खराब होगा तो पूरा श्रेणी क्या हो जाएगा, पूरा बल्ब बुझ जाएगा। घर में सागरों जितना ही बल्ब होगा ना, सब बुझ जाएगा, एक बल्ब खराब होगा तो। ठीक, देखिए पहला क्या होगा, एक उपकरण खराब होगा तो पूरा सर्किट बिगड़ जाएगा, जल जाएगा। ठीक, दूसरा क्या होगा कि सभी जगह समान विभवांतर नहीं मिलता है, कहीं पे विभवांतर ज़्यादा होता है, कहीं पे कम। कैसे समझाते हैं, देखिए क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं ना कि श्रेणी क्रम समूहन मतलब क्या होता है कि इस प्रकार से श्रेणी में सजा दो। यहाँ पे एगो बल्ब हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा बल्ब हो गया, ठीक, यहाँ पे एक तीसरा बल्ब हो गया, यहाँ पे चौथा बल्ब हो गया, ठीक, यहाँ पे 5वां बल्ब हो गया। इस प्रकार से श्रेणी क्रम में क्यों नहीं बल्ब को जोड़ा जाता है? इसलिए नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि अगर एक बल्ब मान लिया जाए यहाँ पर ऐसे खराब हो गया, बल्ब खराब हो गया तो पूरा सर्किट में लाइन जाना बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा। ठीक, पहला रीजन हो गया। दूसरा कारण क्या होता है, क्यों नहीं उपयोग किया जाता है? दूसरा कारण होता है कि सभी जगह विभवांतर समान नहीं रहता है। यहाँ पे विभवांतर ज़्यादा होता है, यहाँ से यहाँ के बीच विभवांतर ज़्यादा होगा, यहाँ से यहाँ के बीच इसका विभवांतर कम हो जाता है। यानी कि सभी जगह विभवांतर मतलब क्या होता है, वोल्टेज दिखाते हैं ना कि ये वोल्टेज कम आ रहा है। आज आप लोग गाँव देहात में सुनते हैं वोल्टेज वह कम है, इसलिए बल्ब न जलित है, तो ये वोल्टेज में कम जाता है। यहाँ पे वोल्टेज में ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे आओ कम, यहाँ पे आओ कम, यहाँ पे आओ कम, मतलब कि ज़्यादा जलेगा, इस थोड़ा कम जलेगा, ये और इस भी कम जलेगा, एकदम मिलमिलाएगा, कहीं भुक भुकाएगा खाली। यानी कि इसीलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है श्रेणी क्रम।
श्रेणी क्रम का यदि उपयोग करेंगे तो ये तो बहुत पूरा भकास से न चलेगा, यही थोड़ा बहुत इससे कम होगा, ये थोड़ा कम, ये थोड़ा कम, एकदम मिल मिलाएगा एकदम जड़ी सूद, यानी कि वोल्टेज कम जाता है। ठीक, पहला रीजन एगो बिगड़ेगा सब बिगड़ जाएगा। दूसरा रीजन विभवांतर सभी जगह समान नहीं होता, यहाँ पे ज़्यादा होगा यहाँ पे कम होगा, अब विभवांतर के कारण ही विद्युत बल्ब जलता है। तीसरा रीजन इससे पूरे विद्युत जो सर्किट है इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है पूरी तरह से। ठीक, इस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। यही 3 रीजन लिख दीजिएगा। पहला रीजन कि एक जगह उपकरण खराब होगा पूरा सर्किट खराब हो जाएगा। दूसरा रीजन सभी जगह विभवांतर समान नहीं होता, बस 2 को रीजन लिख दीजिएगा ना। तीसरा रीजन भी लिख सकते हैं कि इससे विद्युत धारा के पूरे सर्किट पे अधिक बढ़िया से पकड़ नहीं हो पाता है, मतलब नियंत्रण में नहीं रहता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। विद्युत परिपथ में हो गया श्रेणी क्रम। देखिए 5वां प्रश्न है कि पवन ऊर्जा प्राप्त करने के क्या फायदे हैं। ठीक, पवन ऊर्जा प्राप्त करने के क्या फायदे हैं। तो आप लोगों को पवन ऊर्जा मतलब कि हवा, पवन मेन रूप से यहाँ ऊर्जा का मतलब होता है विद्युत ऊर्जा, यानी कि पवन चक्की से जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है उसके क्या फायदे हैं। अगर पूछ रहा है कि पवन ऊर्जा प्राप्त करने के क्या फायदे हैं, इसका मतलब पूछ रहा है जो विंड टरबाइन इस प्रकार से होते हैं ना, पहाड़ी इलाका में इस प्रकार से चक्की लगा रहता है 3 गो पंख वाला, इससे विद्युत ऊर्जा जो प्राप्त किया जाता है उसके क्या फायदे हैं। ठीक, इसका फायदा बताना है कि जो पवन ऊर्जा यानी कि पवन से विद्युत ऊर्जा, पवन चक्की से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है उसके क्या क्या फायदे हैं। ठीक, क्या फायदे हैं। ठीक, इसका मेन 2 नंबर का प्रश्न था, 3 लिखेंगे। ठीक, पहला फायदा क्या है, यह पर्यावरण के अनुकूल है, इससे पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक, क्या पर्यावरण के अनुकूल है। अगर हम लोग कोयला से विद्युत उत्पादन करते हैं, कोयला से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है कोयला खत्म हो रहा कोयला खत्म हो जाएगा तो फिर वापस नहीं मिल पाएगा, बनने में लाखों साल लग जाता है। इसमें क्या है कि हवा चलेगा, अपन हवा तो कभी खत्म नहीं होगा, हवा चलेगा विद्युत ऊर्जा बनेगा, तो क्या हो गया पर्यावरण के अनुकूल। ठीक, दूसरा क्या होगा, इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। अगर कोयला से विद्युत बनाते हैं विद्युत ऊर्जा तो उसमें बहुत सारा धुआं निकलता है, प्रदूषण फैलता है। पवन चक्की से जब बनता है पवन ऊर्जा से तो इससे कोई प्रदूषण नहीं निकलता है। ठीक, तीसरा क्या हो गया, पहला हो गया कि वातावरण के अनुकूल है, दूसरा हो गया कि इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक, तीसरा हो गया यह नवीकरणीय है, इसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, एक जगह टूट गया दूसरा जगह खड़ी कर देंगे, जितने ही पहाड़ी इलाका एक जगह टूट गया टरबाइन, दूसरा जगह फिर से नया लाके खड़ी कर देंगे, वो टूट गया फिर नया लाके खड़ी कर देंगे, लेकिन कोयला खत्म हो गया तो फिर दोबारा नहीं ला सकते हैं। ठीक, तो यही बात है। पहला क्या हो गया, ऊर्जा पवन ऊर्जा प्राप्त करने के क्या क्या फायदे हो गए। पहला हो गया कि यह नवीकरणीय है, दूसरा इसे पर्यावरण के अनुकूल है, तीसरा इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक, या 3 चीज लिख दीजिएगा, आप लोग लिख के कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, टोटल हम 5 प्रश्न देख लिए, इसके बाद का प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, वहाँ पे आप लोग इसको बना के A to Z बना के सभी क्वेश्चन को अपने हाथ से आंसर लिख दीजिएगा। ठीक, पूरा वीडियो देखें तो आपको समझ में आ गया होगा सबका आंसर। हाथ से लिख के आंसर आप लोग कमेंट PDF बना के सब फोटो खींच के भेज दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।